कहानी का शीर्षक मीरा और रोशनी का फूल। खुशहाल गांव नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक जादुई फूल खिलता था जिसे रोशनी का फूल कहते थे। यह फूल इतना चमकीला था कि इसकी सुनहरी चमक पूरे गांव को रोशन करती थी, दिन हो या रात। गांव के सभी लोग, बच्चे और बड़े, इस फूल से बहुत प्यार करते थे क्योंकि इसकी रोशनी उनके दिलों में खुशी भर देती थी। गांव में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम मीरा था। वह 7 साल की थी और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। मीरा का एक बहुत ही खास दोस्त था, फुर्ती नाम की एक भूरी गिलहरी। फुर्ती बहुत समझदार और बातूनी थी। मीरा और फुर्ती रोज रोशनी का फूल के पास जाकर उसकी चमक देखते थे और उससे बातें करते थे। एक शाम सूरज ढल रहा था, लेकिन रोशनी का फूल अपनी पूरी चमक से नहीं चमक रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी फीकी पड़ रही थी, जैसे कि किसी ने उस पर राख डाल दी हो। मीरा और फुर्ती फूल के पास बैठे थे और वे दोनों चिंतित थे। देखो फुर्ती, मीरा ने उदास होकर कहा, हमारा प्यारा फूल कितना मुरझाया हुआ लग रहा है। इसकी चमक कहाँ चली गई? फुर्ती ने अपनी छोटी आंखों से फूल को ध्यान से देखा और अपनी मूंछें हिलाईं। यह बहुत अजीब है मीरा, फुर्ती ने अपनी पतली आवाज में कहा। रोशनी का फूल कभी इतना फीका नहीं पड़ा। मुझे लगता है इसकी रक्षक दीपिका तितली शायद परेशान है। दीपिका तितली एक जादुई तितली थी जो अपनी चमक से फूल की रक्षा करती थी। मीरा और फुर्ती ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर दीपिका तितली परेशान थी तो उन्हें उसकी मदद करनी होगी। हमें दीपिका तितली को ढूंढना होगा, फुर्ती, मीरा ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हाँ, हमें उसकी मदद करनी होगी ताकि रोशनी का फूल फिर से चमक सके और हमारे गांव में खुशी वापस आ सके। फुर्ती ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मीरा ने अपनी छोटी सी टोकरी ली जिसमें हमेशा कुछ फल और मेवे होते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जंगल की ओर चल दिए जहां दीपिका तितली रहती थी। जंगल बहुत घना और हरा भरा था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे रास्ता थोड़ा थोड़ा रोशन था। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, उन्हें पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनाई दी। हवा में ताजे फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। लेकिन आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आमतौर पर जंगल में ढेर सारे जीव जंतु होते थे जो इधर उधर भागते दौड़ते थे, पर आज बहुत कम आवाजें आ रही थी। मीरा और फुर्ती को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वे रास्ते में हर पेड़ और हर झाड़ी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, यह सोचते हुए कि दीपिका तितली कहाँ हो सकती है। उन्हें लग रहा था कि दीपिका तितली का परेशान होना ही रोशनी का फूल के मुरझाने का कारण हो सकता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई मिली। चिड़िया के पंख नीचे लटके हुए थे और वह बहुत दुखी लग रही थी। यह चिड़िया चीकू थी, जो अक्सर मीरा के घर के पास चहचहाती रहती थी। चीकू, तुम ठीक हो? मीरा ने प्यार से पूछा। चीकू ने अपना सिर उठाया और अपनी छोटी आंखों से उन्हें देखा। नहीं मीरा, चीकू ने उदास आवाज में कहा। दीपिका तितली कई दिनों से दिखाई नहीं दी है। जंगल में अजीब सा अंधेरा छा गया है और सभी जानवर उदास हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल नींद में चला गया हो। मीरा और फुर्ती ने एक दूसरे को देखा। चीकू की बात सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि दीपिका तितली ही परेशानी की जड़ है। चीकू, क्या तुम हमें दीपिका तितली के घर का रास्ता बता सकती हो? फुर्ती ने पूछा। चीकू ने अपनी छोटी चोंच से एक दिशा की ओर इशारा किया। उस घने पेड़ों के पीछे एक छिपी हुई गुफा है। दीपिका तितली वहीं रहती है, चीकू ने बताया। मीरा और फुर्ती ने चीकू को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई दिशा में आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों ओर चमकीले फूल खिले हुए थे, जो रास्ता गुफा की ओर ले जा रहे थे। गुफा का प्रवेश द्वार हरे पत्तों और लताओं से ढका हुआ था, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। मीरा ने धीरे से पत्तों को हटाया और फुर्ती के साथ गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर एक नरम, हल्की चमक थी जो पत्थरों से निकल रही थी। हवा में मीठी मीठी खुशबू थी और यहाँ वहाँ रंग-बिरंगे मशरूम उग रहे थे। यह जगह बहुत ही शांत और जादुई लग रही थी, पर दीपिका तितली कहीं नहीं दिख रही थी।
मीरा और फुर्ती ने ध्यान से देखा, पर दीपिका तितली का कोई निशान नहीं था। उन्होंने गुफा के हर कोने को देखा, हर फूल के नीचे झांका, पर दीपिका तितली नहीं मिली। यह देखकर मीरा और फुर्ती और भी परेशान हो गए। अगर दीपिका तितली अपने घर में नहीं है, तो वह कहाँ होगी? तभी मीरा की नजर एक बड़े पत्ते पर पड़ी। पत्ते पर एक छोटी सी चमकदार बूंद थी, जो मोती जैसी दिख रही थी। यह एक आंसू था, और आंसू के पास ही एक छोटा सा जुगनू दुबका हुआ रो रहा था। अरे, तुम कौन हो? और तुम क्यों रो रहे हो? मीरा ने प्यार से पूछा। जुगनू ने अपनी छोटी आंखें उठाईं। मैं जुगनू हूँ, उसने फुसफुसाया। और मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी रानी दीपिका तितली बहुत दुखी है। उसका चमकदार पत्थर खो गया है, जो उसे ताकत देता है। वह पत्थर उसके दिल के करीब रहता था, और जब तक वह पत्थर वापस नहीं आता, तब तक वह यहाँ वापस नहीं आएगी। जुगनू ने बताया कि दीपिका तितली इसलिए बाहर कहीं छिप गई है और वापस नहीं आ रही क्योंकि वह अपने पत्थर के बिना कमजोर और अकेली महसूस कर रही है। जुगनू की बात सुनकर फुर्ती को कुछ याद आया। चमकदार पत्थर, फुर्ती ने सोचा। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है। एक शरारती प्राणी होता है जिसे धूलपंखी कहते हैं। वह छोटा, पंख वाला होता है और उसे चमकदार चीजें बहुत पसंद होती हैं। वह उन्हें चुरा लेता है और अपनी मांद में छिपा लेता है। मीरा ने जुगनू को धीमा किया। क्या तुम्हें लगता है धूलपंखी ने ही दीपिका तितली का पत्थर चुराया होगा? फुर्ती ने अपनी मूंछें हिलाईं। पूरी संभावना है। धूलपंखी बहुत शैतान है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। वह बस चमकदार चीजों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। मीरा और फुर्ती ने फैसला किया कि उन्हें धूलपंखी को ढूंढना होगा और पत्थर वापस लाना होगा। मीरा, फुर्ती और जुगनू ने मिलकर धूलपंखी की मांद की तलाश शुरू की। धूलपंखी की मांद जंगल के सबसे घने हिस्से में थी, जहां रास्ता बहुत मुश्किल था। उन्हें एक जगह पर घनी, उलझी हुई लताओं का एक जाल मिला, जो रास्ते को पूरी तरह से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि लताओं ने मिलकर एक पहेली बना दी है। जुगनू डर गया। हम इसे कैसे पार करेंगे? फुर्ती ने अपनी बुद्धि लगाई। इसे ऐसे ही सुलझाना होगा जैसे कोई गांठ सुलझाते हैं। मीरा ने लताओं को ध्यान से देखा। मुझे लगता है अगर हम इन दो लताओं को यहाँ से मोड़े और फिर तीसरी को उनके ऊपर से ले जाएं। मीरा ने धैर्य से लताओं को एक एक करके सुलझाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद लताओं का जाल खुल गया और रास्ता बन गया। वे तीनों खुशी खुशी आगे बढ़े। यह एक छोटी सी जीत थी जिसने उनके हौसले को बढ़ाया। कुछ और चलने के बाद वे एक छिपे हुए खोखले पेड़ के पास पहुंचे। यही धूलपंखी की मांद थी। अंदर से हल्की हल्की चमक आ रही थी। मीरा ने धीरे से अंदर झांका। मांद के अंदर ढेर सारी चमकदार चीजें बिखरी हुई थी। टूटे हुए शीशे के टुकड़े, चमकते कंकड़, रंगीन पंख और ढेर सारी और छोटी मोटी चीजें जो चमकती थी। और उन सबके बीच दीपिका तितली का चमकदार पत्थर पड़ा हुआ था, जो बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा चमक रहा था। धूलपंखी एक छोटे से कोने में दुबका हुआ था, अपने पंखों को छुपाए हुए, यह जानकर कि कोई आ गया है। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसने इतनी देर तक किसी को अपनी मांद में नहीं देखा था। मीरा ने धीरे से धूलपंखी को बुलाया। धूलपंखी, हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। धूलपंखी धीरे से बाहर आया। उसकी छोटी छोटी आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। तुम क्या चाहते हो? उसने फुसफुसाया। हमने सुना है तुमने दीपिका तितली का चमकदार पत्थर चुरा लिया है, मीरा ने प्यार से समझाया। वह पत्थर उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना वह बहुत दुखी है और रोशनी का फूल भी अपनी चमक खो रहा है। अगर फूल ऐसे ही मुरझाता रहा तो पूरे गांव में अंधेरा छा जाएगा और कोई खुश नहीं रहेगा। धूलपंखी ने पत्थर की ओर देखा और फिर जुगनू की तरफ, जो अभी भी डरा हुआ था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नहीं सोचा था कि उसकी शरारत से किसी को इतनी परेशानी हो सकती है। धूलपंखी ने उदास होकर अपना सिर नीचे झुकाया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना जरूरी है, उसने धीमे से कहा। यह इतना चमक रहा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से दीपिका तितली का चमकदार पत्थर मीरा की ओर खिसका दिया। पत्थर वापस पाकर जुगनू खुशी से कूदने लगा। चलो जल्दी करें, फुर्ती ने कहा।
मीरा ने पत्थर उठाया और वे तीनों तेजी से दीपिका तितली की गुफा की ओर भागे। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपिका तितली एक छिपे हुए कोने में दुबकी हुई थी। उसके पंख फीके पड़ गए थे। दीपिका तितली, जुगनू ने खुशी से चिल्लाया। मीरा ने धीरे से पत्थर दीपिका तितली के पास रखा। जैसे ही पत्थर उसके करीब आया, दीपिका तितली के पंखों में चमक लौट आई। वह तुरंत उड़कर पत्थर के पास आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी खुशी की चमक से पूरी गुफा रोशन हो गई। जैसे ही दीपिका तितली ने अपना पत्थर वापस पाया और उसकी खुशी वापस लौटी, जादू हुआ। गांव में रोशनी का फूल फिर से पूरी चमक से जगमगाने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकदार थी और उसने पूरे गांव को एक बार फिर खुशी से भर दिया। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी से झूम उठे। मीरा, फुर्ती और जुगनू गांव वापस आए और सभी ने उनका स्वागत किया। मीरा एक हीरो थी। धूलपंखी ने भी अपनी गलती से सबक सीखा। उसने वादा किया कि वह अब से बिना पूछे किसी की कोई चीज नहीं लेगा और अगर उसे कुछ चमकदार चीज चाहिए होगी तो वह पूछेगा। गांव के सभी जानवर और बच्चे एक साथ खुशहाल और सुरक्षित रहने लगे। अब हर कोई जानता था कि एक दूसरे की मदद करने और अपनी गलतियों से सीखने में ही सबसे बड़ी खुशी है। नैतिक शिक्षा, दूसरों की मदद करना, मिलकर काम करना और अपनी गलतियों से सीखना ही सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।